हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम हो चुका, एक दिन का 25 का हो गया। अब जो 3 मार्च है, आई थिंक वो एक स्लॉट में ही बच्चे हैं शायद, तो टोटल 3 स्लॉट में एग्जाम होगा। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका स्लॉट 1 में था, कुछ का स्लॉट 2 में था, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 3 मार्च को होना है। अब इनमें जो भी हर बार जब भी आपने देखा, जैसे लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस का 2 शिफ्टों में एग्जाम था और दोनों जो शिफ्ट थी उनमें डिफरेंस था लेवल में, अच्छा खासा डिफरेंस था। इस बार भी डिफरेंस है, इस बार भी डिफरेंस है। तो जिन बच्चों का टफ शिफ्ट में आया उनके दिमाग में एक तो ये चीज होगी कि भाई हमारा किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं होगा। दूसरा, एक जो आपने देखा कि लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी जब पेपर का लेवल, इस बार पिछले बार से पेपर का लेवल प्लस हुआ है और वैकेंसीज भी प्लस हुई, तो ओबीएस से कट ऑफ गिरेगी। कट ऑफ गिरेगी इसमें तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं है कि कट ऑफ गिरेगी। और लास्ट ईयर भी कुछ कैटेगरीज ऐसी थी जिनकी बहुत सीटें खाली रह गई थी, कुछ स्टेट्स ये में बहुत ज्यादा सीटें खाली थी, जिसका मैं थोड़ा सा अगर आपको एक दिखाऊं सीन, तो ये आप जो देख रहे हैं ये स्टेट देख रहे हैं, और स्टेट में ये 2022 से की वैकेंसीज थी, ये 2023 की वैकेंसीज है। तो जो ये आगे जैसे छत्तीसगढ़ में है 212 फ्रेश वैकेंसी है और 12 बैकलॉग वैकेंसी है। ये वैकेंसीज कौन सी थी जो पिछली बार नहीं भर पाई, और ये ज्यादा कौन सी वैकेंसीज है कैटेगरी की है, और जिन्होंने मिनिमम जो एग्रीगेट कट ऑफ था उसका राइडर क्लियर नहीं किया। आप अगर गुजरात में देखो तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है, 296। यहां अनरिजर्व को छोड़ के सभी कैटेगरीज में, यहाँ ओबीसी भी, ईडब्ल्यूएस शायद नहीं था, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन इनका, फिर आप एक कर्नाटक का देखो 186 बैकलॉग थी, केरला में 29 थी, मध्य प्रदेश में 20 थी, फिर आप आगे देखो राजस्थान में भी 23 थी, यूपी में 7, उत्तराखंड में 5 की बैकलॉग वैकेंसीज थी। और इसमें मेजर कौन सी है जो कैटेगरी की है, और सबसे ज्यादा एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन में जो डिसेबल है उनकी सबसे ज्यादा उनकी। बाकी जो दूसरे और फिजिकली जो चैलेंज जो भी होते हैं, जैसे वीआई, एचआई, इनके भी जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इन लोगों की भी काफी वैकेंसीज रह जाती हैं ड्यू टू एग्रीगेट कट ऑफ के, ड्यू टू एग्रीगेट कट ऑफ। अब ये एग्रीगेट कट ऑफ क्या है, और अब इस बार देखें तो इस बार तो वैकेंसीज भी अच्छा खासा इंक्रीज है, पेपर का लेवल भी इंक्रीज है, तो ये बैकलॉग तो बढ़ेगा, फिर उस हिसाब से बैकलॉग तो बढ़ेगा। और लास्ट ईयर से कुछ तो इसने, एसबीआई ने लेसन लिया होगा कि भाई कुछ इसको रिवाइज करो, कि पेपर हर साल वो टफ करते जा रहे हैं। तो हो सकता है, क्योंकि उसने, आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ है उसमें नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ के लिए तो मना कर रखा भाई, कोई सेक्शनल कट ऑफ मेंस में नहीं, प्री में भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ है, मतलब एग्रीगेट कट ऑफ है, एग्रीगेट कट ऑफ उसने दिया है। और जो कैटेगरी है, और कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस नहीं है, इसमें जो जनरल और ईडब्ल्यूएस का तो अलग है, और इसके अलावा सब जो है, भले वो ओबीसी है, भले वो एससी है, एसटी है, एक्स सर्विसमैन है, या वो फिजिकली कोई भी चैलेंज जो भी डिसेबल जो भी होते हैं, लोकोमेटिक डिसेबिलिटी हो, वीआई, विजुअली हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो, तो उन सब की कैटेगरी का 5% से रिलैक्स किया है, 5% से रिलैक्स किया जो भी कट ऑफ। लेकिन वो कट ऑफ उसमें डिक्लेयर नहीं कर रहे, कि उसने कहा कि ये बैंक डिसाइड करेगा जैसी पोजीशन होगी। तो इस साल क्या होगा, जैसे पिछले सालों का अगर मैं देखूं तो मैंने ये देखा है कि जो ईडब्ल्यूएस और जनरल के जो बच्चे हैं उनका 30% का ये कट ऑफ इन्होंने रखा है। क्यों, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जैसे मेन कट ऑफ है 59.5 मार्क्स आ गए, और वो रह गए आपके मेन लिस्ट में रह गए, और बाद में 2-2, 3-3 आपके वो भी आ गई, वेट लिस्ट भी आ गई, फर्स्ट भी आई, सेकंड भी आई, थर्ड आई, लेकिन वो 59.5 वाले का नहीं हुआ। इसका मतलब उन्होंने 60 का कोई राइडर लिया, ठीक है।
उसी तरीके से जो कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर उनके जैसे एक बच्चे के 49.5 आए, या मैं कह रहा हूं जैसे 50 वाले का उसने सिलेक्शन कर लिया और 49.5 वाला बच्चा है वो रह गया, नहीं हुआ मेन लिस्ट में, और फिर जैसे वेट लिस्ट आई, पहली फर्स्ट आई, सेकंड आई, थर्ड आई, लेकिन फिर भी उस 49.5 वाले का नहीं। तो इससे अपने को क्या पता चला, भाई डिस्क्लोज तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन उससे अपने को यह लगा कि जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए इन्होंने 30% का राइडर कर रखा है ओवरऑल एग्रीगेट का, और जो कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस को इन्होंने नहीं लिया था, ओबीसी एससी एसटी इन सभी को 25%, मतलब आउट ऑफ 200 यहाँ 60 नंबर चाहिए और यहाँ 50 नंबर चाहिए मिलेगा। और उसके बाद कैटेगरी में जैसे 50 मार्क्स में भी अच्छा खासा बैकलॉग रहा कुछ स्टेट्स में। तो इस साल जैसे पेपर आया टफ, पेपर टफ आया है, तो आप मान के चलो जैसे मैं पिछली साल का कट ऑफ अगर अपने देखें तो लास्ट ईयर का जहां कम था, जैसे आसाम में पिछली साल 72 कट ऑफ था जनरल का, वो भी ऐसा कैटेगरीज का, और कैटेगरीज के भी कुछ मेरे पास है। जैसे आप यहां देखिए जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में एसटी का 50.25 था और यहां बैकलॉग रहा। बैकलॉग क्यों रहा कि यहां जैसे किसी कोई बच्चा छोड़ के भी चला गया, या 50.25 वाले का तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन तब तक हो सकता है एसटी की पूरी सीटें नहीं भरी, बट वो 50 के राइडर के चक्कर में। इसी तरीके से आप गुजरात का देखिए, एसटी का वहां 50 था और जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन उनका भी ओबीएस है 50 रहा होगा, या वो खाली रह गई होंगी, या वो बिल्कुल ही किसी ने 50 वाला किया ही नहीं, तो वो क्या कर देते हैं, वो एक डॉलर का सा निशान बना हुआ देखते हो, तो इससे है कि किसी ने कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अपियर नहीं हुआ, अपियर तो ये तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब 50 का राइडर ही वो क्रॉस नहीं कर पाए। यहां जैसे एसटी का 50 ही था, तो इनिशियली भी सीटें खाली रही है एसटी की, और बाद में तो ओबीएस है जो वेट लिस्ट में कुछ और वैकेंसी डेवलप हुई वो भी खाली रही। इसी तरीके से ये एमपी के लिए भी था, एमपी में 52.23 ये एसटी की मेन जो कट ऑफ आई थी उसमें थी, वेट लिस्ट उसके बाद आई, ओबीएस है बैकलॉग रहेगा, सेम महाराष्ट्र के साथ रह गए। तो इस तरीके से आप देखो उत्तराखंड में एसटी की 56 थी, या वेस्ट बंगाल में 55.25, हो सकता है वेट लिस्ट में और नीचे ये चली गई हो, और जब एसटी की इतनी है तो हो सकता है यहां भी जो एक्स सर्विसमैन है, या एक्स सर्विसमैन डिसेबल है, या वीआईएचआई वाले जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, वो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बैकलॉग में मतलब वो मिनिमम कट ऑफ का राइडर क्लियर नहीं कर पाए। अब अगर अपने मैं देखूं जनरल का, तो जनरल में देखिए कुछ स्टेट ऐसे थे जैसे आसाम में 72, और अब की बार ये मैं मान के चल रहा हूं कि जैसे पिछली बार आपकी 90 तक चलेगी 89.75 था, तो ऐसा कोई सीन नहीं है इस साल, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि भाई अब की बार वैकेंसीज भी बढ़ी हुई हैं, वैकेंसीज भी बढ़ी हुई हैं, और भाई जैसे दिल्ली की पिछली बार 32 थी, अब की बार 437 है, राइट। तो आपकी वैकेंसीज भी बढ़ी हुई हैं इस साल, ओवरऑल वैकेंसीज भी बढ़ी है, और कुछ स्टेट्स की अच्छी खासी बढ़ी है, जैसे गुजरात लास्ट ईयर इतना बड़ा बैकलॉग था, और अब की बार वैकेंसी कितनी है भाई 353 के अगेंस्ट, अब की बार तो 800 300 1100 प्लस वैकेंसी। तो ओबीएस है यहाँ ये 74.5 आपको देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है कि ये आपको 60 के अराउंड आ जाए, ये 60 के पास ही आ जाए। तो ऐसे केस में अगर अनरिजर्व का 60 तक जाने की पॉसिबिलिटी डेवलप हो गई तो वो क्या करेंगे भाई, या उनको क्या करना चाहिए। दो चीजें हैं देखिए, एक तो वो क्या करेंगे कि हो सकता है भाई ये किसी के सामने उन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा कि भाई हम 30% और 25% का हमारा राइट है, जैसे उनको लगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्ट जितना अपना इंटेक चाहिए उससे बहुत कम रह गए और काफी कैटेगरीज में रह गए, तो हो सकता है कि वो इसको इसमें रिलैक्स कर दे, मे बी जैसे 30% को 25% कर दें और 25 को 20%, ये गैप तो रखेंगे, ये कर दें एक चीज। दूसरा वो क्या कर सकते हैं कि जैसे जो नॉर्मलाइजेशन होता है इक्विपर्सेंटाइल मेथड या जो भी आपका है नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो एग्रीगेट नॉर्मलाइजेशन हो जाए, एग्रीगेट हो जाए कि मान लो स्लॉट 3 स्लॉट है, ये स्लॉट फर्स्ट है, ये स्लॉट सेकंड है और ये स्लॉट थर्ड है, इन तीनों स्लॉट में ये स्लॉट थर्ड है, ठीक है भाई। इसमें जो भी बच्चे बैठे उनकी परसेंटाइल निकालना। परसेंटाइल कैसे निकालते हैं भाई, जैसे टोटल स्टूडेंट यहां टोटल जो बैठे वो ए बैठे, यहां टोटल बी बैठे,
यहां टोटल C बटे, इतने टोटल स्टूडेंट्स थे, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है जिसकी रैंक 1 है, रैंक है उसकी फर्स्ट। यहां भी मान लो कोई बच्चा है, कोई और बच्चा है उसकी फर्स्ट रैंक है, यहां भी कोई एक बच्चा है उसकी रैंक फर्स्ट है। तो क्या होता है भाई इसमें, टोटल स्टूडेंट A माइनस जो उसकी रैंक है, जैसे यहां तो 1 ही है रैंक तो 1 आ गई, बटे टोटल जो स्टूडेंट हैं उनमें से -1, ये एक 1 है और ये रैंक और इनटू 100। तो यहां तो आपको दिख रहा है इसकी पहले की तो 100% आ गई, उसी तरीके से यहां भी आ गई। उसी तरीके से मैं देखूं कि यहां मान लो ये टोटल बच्चे थे 500 और कोई एक बच्चा था जिसकी रैंक थी उसकी 100, तो उसकी परसेंटाइल अपने आप भाई उसकी 100 थी तो उसकी कितनी परसेंटाइल बन जाएगी भाई, 500 में से 100 घटा लीजिए और बटा 500 में से 1 घटा लीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। तो मोटा मोटा मैं देखूं तो 400 बटे 499 इंटू 100 या करीब करीब 80%, करीब करीब 80% वो क्या बन जाएगी उसकी परसेंटाइल, ठीक है। तो ये जैसे आपने स्लॉट वाइज एग्रीगेट की परसेंटाइल बना ली। एक तो ये तरीका हो सकता है क्योंकि उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर रखा, ये एक तरीका हो सकता है, ये होता है कई बार, कई जगह में ये होता है कि आपने पूरे स्लॉट का एग्रीगेट बना लिया, ठीक है, एग्रीगेट की परसेंटाइल बना ली, एग्रीगेट की परसेंटाइल बना ली और फिर आपको जितने भी बच्चे लेने हैं उसमें जहां भी जैसे मान लो किसी एक स्टेट है और उसकी ये परसेंटाइल का आपके पास चार्ट आ गया स्लॉट 1 2 3 का और आपको 100 बच्चे लेने हैं, तो जिस भी परसेंटाइल पे सभी को मिला के, जैसे सबके लिए फिर कॉमन होगी परसेंटाइल, मैं कर लूं कि भाई मुझे 99% पे मुझे 100 बच्चे मिल गए, तो 99 परसेंटाइल से ऊपर वाले इन तीनों स्लॉट के बच्चे सेलेक्ट हो गए, उनके जितने भी मार्क्स थे। अब आपके मार्क्स भी डिस्क्लोज करने, स्कोर कार्ड भी डिस्क्लोज करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो जैसे यहां का जो भी एक तो तरीका ये होता है कि टॉप 10%, भाई जैसे 90% से ऊपर स्लॉट 1 का स्लॉट फर्स्ट जो है उसके 90% से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं ऊपर के 10% की, उनका एवरेज कर लीजिए। जैसे यहां भी कर लिया स्लॉट 1 का, जैसे स्लॉट 1 का एवरेज किया, ये 65 मार्क्स आए। स्लॉट 2 के ऊपर के 10% थे उनका 62 आए, या मान लो 71 आए, और फिर आपने उसका फर्दर एवरेजिंग कर लिया और जिसका जितना घटा उतना उसका घटा दिया और बढ़ा उसको बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि यही चीज आप तो सब्जेक्ट वाइज कर लो, सब्जेक्ट वाइज कर लो, जैसे क्वांट का भी कर लिया, रीजनिंग का भी इसी तरीके से कर लिया और आपने जीए और इंग्लिश का भी कर लिया, सभी परसेंटाइल निकाल ली, टॉप 10% से एवरेज निकाल के आपने ये निकाल लिया कि भाई इसके अंदर एवरेज जो ऊपर का टॉप 10% है उसके एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं इस स्लॉट में, दूसरे में क्या आ रहे हैं, तीसरे में क्या आ रहे हैं, और फिर जिसके मान लो एवरेज यहाँ टॉप 10% के यहाँ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मान लो यहाँ 20 मार्क्स आ रहे थे, यहाँ 18 आ रहे थे, यहाँ 21 आ रहे थे, तो आप क्या कर सकते हैं उसका, एक तो ये आप पूरे का एवरेज कर लो और अकॉर्डिंगली प्लस माइनस कर दो। दूसरा क्या होता है कि आप मैक्सिमम को पकड़ लो 21, इसमें +3 कर दो, इसमें +1 कर दो। तो इस बार जो मुझे लग रहा है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें जो इजी शिफ्ट है, जो इजी शिफ्ट है कोई भी सब्जेक्ट की इजी शिफ्ट जो है उसको आई थिंक ये बेस मानेंगे, उसको बेस मानेंगे, ताकि इनके जो मिनिमम राइडर जो है 25% और 30% वाला उसमें बड़ा इनके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। जैसे इजी शिफ्ट को इन्होंने बेस्ट, जैसे क्वांट का जो भी कोई पर्टिकुलर, हालांकि क्वांट रीजनिंग में बहुत डिफरेंस है, शिफ्ट वाइज नहीं था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत भी था, तो जो इजी शिफ्ट थी उसको बेस मान लिया। मान लो इजी शिफ्ट में एवरेज 10% के 20 मार्क्स आए और दूसरी जो शिफ्ट थी उसमें आपके 15 आए, तो उस 15 वालों को 5 बोनस देके उसको 20 पे लेंगे। उसी तरीके से जैसे इंग्लिश के दोनों शिफ्टों में डिफरेंस था, जीए में थोड़ा डिफरेंस था, तो उनको भी जो मिनिमम वाला जो नहीं मान के जो इजी शिफ्ट है उसको बेस मान के बाकी का बढ़ा दिया, मतलब घटाना किसी का नहीं है, बढ़ाना सबका, तो उससे फिर थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि 25 और 30%। हालांकि ये डिस्क्लोज कुछ नहीं करते हैं, तो ये अपने एक गैस है, लेकिन ये इसलिए थोड़ा इसमें दम लगता है
कि भाई जो लास्ट ईयर ही जब इतना बैकलॉग बचा है तो इस साल तो आपकी वैकेंसी भी इंक्रीज होगी। भाई वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है और डिफिकल्टी लेवल है ये भी आपका अच्छा खासा। भाई जैसे ज्यादा अटेम्प्ट कहाँ हो रहे हैं, जीए और इंग्लिश में। जीए और इंग्लिश में अटेम्प्ट तो करके आ रहे हैं, लेकिन जीए और इंग्लिश के अटेम्प्ट तो हो रहे हैं। जैसे किसी बच्चे ने जीए में 30 कर ली, जीए में 30 कर लिए और इंग्लिश में भी मान लो उसने 30 कर लिया। अब वो करके तो 60 आया, 60 करके आ गया, यहां 30 कर लिया, यहां 30 करके आ गया, लेकिन पता चला मार्क्स जब आए तो 12 मार्क्स आए। क्या मतलब हुआ उसका? क्योंकि यहां सिली मिस्टेक खूब होती हैं और हर पेपर में आप देखते हो कि जिस तरह का अटेम्प्ट आ रहा है, जैसे अभी भी बहुत बच्चे कह रहे हैं 80 प्लस से अटेम्प्ट बहुत करके आए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 70 प्लस भी किए हैं और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो मैं आपको अंदर मान रहा। हालांकि ये सब चीजों का डिस्कस अपन करेंगे थर्ड को, एक बार थर्ड मार्च वाला एग्जाम हो जाता है। आज मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जैसे स्पेसिफिकली जो कैटेगरी के बच्चे डरते रहते हैं कि भाई बैकलॉग भी मिनिमम राइडर हमारे से क्रैक, क्योंकि मिनिमम राइडर की प्रॉब्लम आपकी बार ज्यादा आनी है। तो इसमें दो वो कर सकते हैं, एक तो वो है कि जो वो नॉर्मलाइजेशन करें उसमें बेस इजी शिफ्ट को लें, जो भी जिस सब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट वाइज जो करें तो इजी शिफ्ट को बेस लें, इजी शिफ्ट को बेस लेके बाकी को बोनस दें, एक चीज। दूसरा वो आप अपना जो 25% और 30% का जो अभी तक देखने को मिला है राइडर उसको रिवाइज करें, अदरवाइज वैकेंसीज काफी खाली जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि 50 मार्क्स से लाना इस पेपर में आसान नहीं था। तो बहुत ऐसे स्टेट भी होंगे जहां ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, इनकी भी खाली जा सकती है। बाकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन और एससी एसटी की, इनकी तो काफी स्टेट्स में काफी सीटें खाली जाएंगी अगर इन्होंने दो में से एक काम नहीं किया। अगर इन्होंने बेस मान लिया डिफिकल्ट शिफ्ट को तो काफी सीटें फिर खाली जाएंगी। तो उसमें फिर आई थिंक कोई भी इनकी जगह आप या मैं भी होंगे तो भी हमें एक सर्टेन इंटेक चाहिए जूनियर एसोसिएट का। आपने किसी इंटेक के लिए इतना बड़ा एग्जाम ऑर्गेनाइज किया और अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है और आपके हाथ में है वो चीज, क्योंकि आपने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर रखा, तो आप रिवाइज कर सकते कि भाई ठीक है हमें प्रॉपर बच्चे नहीं मिले तो हमने 25% और 30% कर दिए, ठीक है ना। तो जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं वो पैनिक नहीं करें, जैसा भी पेपर हुआ ये मान के चलिए कि आपका अच्छा है और कट ऑफ डेफिनेटली अच्छा खासा रिडक्शन रहेगा। बच्चों ने अटेम्प्ट जरूर किए हैं लेकिन अटेम्प्ट में ज्यादा दम नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर से इंग्लिश का पेपर आपकी बार काफी डिफरेंस लेके आया है और वही कट ऑफ को गिराएगा, जीए भी गिराएगा। क्वांट और रीजनिंग लास्ट ईयर भी लेवल अच्छा था, इस बार भी अच्छा है, बट उन दोनों का लेवल पिछली बार थोड़ा आसान था जो आपकी बार ज्यादा है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।